हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 दिसंबर 2022 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। 7 दिसंबर को अभी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इसके अलावा बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में अभी हाल ही में गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले, शीर्षा बंदला और प्रियंका चोपड़ा जोन्स को चुना गया है। ये बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट थी। अभी हाल ही में गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा करके 6.25% कर दिया है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके अलावा फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वहीं मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने इसकी मेजबानी करी है। भारत और अमेरिका नौसेना के बीच में संगम अभ्यास हुआ, ये हुआ गोवा में। सिप्री की रिपोर्ट आई जिसमें 100 रक्षा कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई, एक HAL और एक BEL। BEL को मिला 63वां स्थान और वहीं HAL को मिला 42वां स्थान। भारत 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा 2023 में। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो दोस्तों गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। अभी गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। यहां पर देखो गुजरात विधानसभा में अब ये दोबारा से चूंकि जीत चुके हैं, इस वजह से ये 17वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल इलेक्टेड न्यू चीफ मिनिस्टर फॉर गुजरात। अब देखो यहाँ पर जो चुनाव हुआ ना, उसके रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने है। टोटल सीटें 182 हैं गुजरात में, जिसमें बीजेपी ने 156 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 17 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 5 जीती हैं, बाकी लोगों ने बाकी सीटें जीती हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर भूपेंद्र पटेल के बारे में अगर बात करें तो ये घाटलोडिया विधानसभा सीट से है। देखो जो सीएम पद का उम्मीदवार होता है वो कहाँ से है, कहाँ से चुनाव लड़ा था, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो घाटलोडिया विधानसभा सीट से ये विधायक है। ये वही सीट है जहां पर कभी आनंदीबेन पटेल लड़ा करती थी। आनंदीबेन पटेल अभी आपको पता हो वर्तमान में ये गवर्नर है यूपी की, उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल है। ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल अभी वहां से विधानसभा सीट से जीते हुए हैं। ठीक है, और अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण, इसके अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। सितंबर 2021 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अभी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो 17वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे। कब? 12 दिसंबर को। ओके, अच्छा, आपको सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर के आई है कितनी सीट जीती है ये पता होना चाहिए। जैसे 182 में 156 सीटें बीजेपी ने जीती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 117 सीटों में 92 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीती हुई थी, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और, गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी हुआ। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने भी इस वर्ष के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। इस बार इसने बताया है गॉबलिन मोड को। किसे? गॉबलिन मोड को इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2022 के लिए। देखो, परमा क्राइसिस आपको ऑप्शन में दिख रहा है, होमर दिख रहा है, गैस लाइटिंग दिख रहा है। ये अलग अलग डिक्शनरीज के इस साल के हैं वर्ड ऑफ द ईयर। गैस लाइटिंग जो है ये है दोस्तों मरियम वेबस्टर की। किसकी? मरियम वेबस्टर की। मरियम वेबस्टर भी एक डिक्शनरी है, इसकी ये वर्ड ऑफ द ईयर है। परमा क्राइसिस सबसे पहले कॉलिंस डिक्शनरी ने जारी किया, कॉलिंस डिक्शनरी ने। ठीक है ना, ये इनकी सबसे पहले वर्ड ऑफ द ईयर जारी हुआ इस साल। होमर जो है ये कैम्ब्रिज ने जारी किया। किसने जारी किया? कैम्ब्रिज ने। तो कैम्ब्रिज की होमर, मरियम वेबस्टर की गैस लाइटिंग और कॉलिंस डिक्शनरी की परमा क्राइसिस, और अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज की कौन हो गया? गॉबलिंग मोड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज की। ये सभी के सभी आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है गॉबलिंग मोड इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022। अब देखो गॉबलिंग मोड का मतलब क्या होता है, इसको समझो आप। गॉबलिंग मोड ना, इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बताया गया है कि ये एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें क्या होता है कि बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी या मैला या लालची रहा जाता है।
मतलब आपको आपको महसूस भी नहीं हो रहा हो, आपकी कितनी भी बेइज्जती की जाए और आपको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। हमारे गांव में इसको कहा जाता है निहायती बेहया हो गए हो। गजब बेइज्जती है। तो वही वाले अर्थ यहाँ पर गॉबलिंग मोड कहा गया है। अब रहे होंगे कोई गॉबलिंग भाई साहब जिनके ऊपर इनका नाम दे दिया गया गॉबलिंग मोड, जैसे अपने यहाँ धोनी मोड कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर गॉबलिंग मोड हो गया। धोनी मोड मतलब ये कि बिल्कुल शांत रहो, न्यूट्रल रहो हर चीज में, खुशी में भी और गम में भी। ऐसे ये गॉबलिंग मोड है। गॉबलिंग मोड का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन ने अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है और इसने इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022 नामित किया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की आप सबको पता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अच्छा, टाइम मैगजीन ने इनको तो चुना ही चुना है, साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना हुआ है। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना हुआ है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन का मतलब क्या हुआ कि वहां की आबादी, वहां की जनता, वहां की जो जनता की जो आत्मा है, जो कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने झुकी नहीं, अपने आप को हार नहीं मानी, उसको भी इसलिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पर आप देख पाओगे ये पर्सन ऑफ द ईयर चुने हुए हैं और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्लियर है बिल्कुल। अब एक और चीज, कल मैंने आपको इस पर वीडियो दी जिसमें मैंने आपको बताया हिजाब आंदोलन की महिलाओं को भी हीरो ऑफ द ईयर चुना गया है। ये टाइम हीरो ऑफ द ईयर जो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी ईरान में महिलाएं, उनको चुना गया है। ठीक है ना। अब देखो ईरान में क्या हो रहा था कि हिजाब को लेकर के एक महसा अमीनी एक नाम की महिला थी, वो हिजाब नहीं पहनी थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के वहां आंदोलन हुआ था। बाकी पूरी डिटेल जाननी है तो कल की ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो फिलहाल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और टाइम हीरो ऑफ द ईयर। अच्छा, पिछले कुछ सालों में कौन कौन पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो देखिए ग्रेटा थुनबर्ग जो है ये 2019 में चुनी गई थी, आप सबको पता है, ये स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। जो बाइडन और कमला हैरिस ये 2020 में चुने गए थे पर्सन ऑफ द ईयर। जो बाइडन प्रेसिडेंट, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। एलन मस्क ये पिछली साल 2021 के लिए चुने गए थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो पिछला भी आपको याद रखना है। टाइम मैगजीन के द्वारा 1927 से ये शुरू किया गया। ठीक है, जब शुरू किया गया तब तो मैन ऑफ द ईयर और विमेन ऑफ द ईयर किया जाता था, लेकिन बाद में 1999 के बाद से इसे पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। बाकी जानकारी जाननी है तो कल की वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीजें मैंने लिख रखी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे, हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? B20 इंडिया। अभी आप सोचोगे G20 तो सुना था हमने, ये B20 कहां से आ गया? तो देखो G20 की मेजबानी इंडिया कर रहा है। अब G20 के अंदर ही अगर जो बिजनेस वाली बात होगी ना, तो वो बिजनेस वाली बात जो है B20 कर दिया गया है। ठीक है, बिजनेस 20 कर दिया है, यानी ये 20 देशों का समूह यहाँ भी होगा। यहाँ पर 20 बिजनेस की बात होगी सिर्फ। ठीक है ना। तो ये G20 के अंतर्गत होने वाला एक समिट है। तो G20 के अंतर्गत जो बिजनेस वाला जो बातचीत होगा, B20 जिसे कहा गया है, उसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है एन चंद्रशेखरन जी को। एन चंद्रशेखरन जी कौन है? ये टाटा सन्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, एन चंद्रशेखरन। तो ये अपॉइंट किए गए हैं चेयर ऑफ B20 इंडिया। तो जब बिजनेस से एजेंडा से रिलेटेड अगर कोई समिट होगी, जो होगा बातचीत चलेगी जब, तो उसमें ये इसकी प्रेसिडेंसी करेंगे। टाटा सन्स के ये करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इनको सचिवालय नियुक्त किया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव मनाया गया? तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव दोस्तों अभी तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में ये बहुत ही फेमस त्योहार होता है, पर्व होता है कार्तिकेय दीपम उत्सव। तो ये अभी सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे मदुरई में ये अभी आयोजित किया गया, इसको मनाया गया वहां पर धूमधाम से 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। दोस्तों तमिलों का जो साहित्य रहा है ना, जो प्राचीन साहित्य रहा है, संगम साहित्य खास करके, उसकी महान पुस्तकों में से एक पुस्तक है अहनानुरू, जो कि एक कविताओं का संग्रह है। और ये 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच की जो जो भी घटनाएं हुई हैं उनको इसमें बताता है। तो उसमें भी इस त्योहार का उल्लेख मिला करता है, यानी आप समझो कितना ज्यादा ये पुराना ये उत्सव होता है जो मनाया जाता है तमिलनाडु में। वैसे तमिलनाडु में मैं आपको बता चुका हूँ पोंगल भी मनाया जाता है। ठीक है ना। पोंगल जब होता है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू पोंगल के अवसर पर होता है बैल रेस प्रतियोगिता। आगे, हाल ही में किसकी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया? तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा
इसको लिखा है दोस्तों मानसी गुलाटी ने। मानसी गुलाटी कौन है? ये लेडी जो कि बाबा रामदेव है। तो इनकी ये मिरेकल ऑफ फेस योगा जो है पुस्तक आई हुई है और ये पुस्तक काफी अच्छी है। इसको प्रेज मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा भी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। मानसी गुलाटी की ये पुस्तक है। इस बुक में बेसिकली फेस योगा के बारे में बताया गया है। फेस योगा मतलब चेहरे की मांसपेशियों को जो टोन करने के लिए कई तरीके के व्यायाम होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मानसी गुलाटी मनस्विनी की संस्थापक हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लेडीज की बाबा रामदेव हैं, तो इनकी मनस्विनी जो संस्था है ये योग वगैरह सिखाती है। इनकी और पुस्तकें योग पर है, जैसे कि योगा एंड माइंडफुलनेस भी है, ठीक है। और मिरेकल ऑफ योगा तो फेस योगा तो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आई थी, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी आई साहिल सेठ की, इंपॉर्टेंट पुस्तक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर विमल जलान की, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक। रेने नाबा की डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, सेन वाटसन की पुस्तक आई विनिंग द इनर बैटल। नालनारा ये पुस्तक गौतम बोरा की आई। कारतूस साहब मेजर जनरल इयान कार्डोज की। द वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री साइमन सैबेग की आई ये पुस्तक। एक्सीडेंटल जार एंड्रू एस वीस की आई। राखी कपूर की पुस्तक आई नाउ यू ब्रीथ। इसके अलावा विक्रम संपत की पुस्तक आई ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले इसके बारे में। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक पुस्तक लॉन्च करी गई, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है ना। अपनी भी पुस्तक आई है, नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। जनवरी से दिसंबर 2022 की अपनी ये पुस्तक है। इसमें आपको हर एक चीज डिटेल में मिल जाएगा, कंटेंट, वो भी बहुत ही सरल और सहज भाषा में। जितने भी लोगों ने ये पुस्तक मंगवाई है अपने पास, उन सभी को पुस्तक पसंद आ रही है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम अगर दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में या फरवरी महीने तक में भी है, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक आपके पास जाएगी, आप फिजिकली इसे पढ़ सकोगे। अभी तक मैं ई बुक लॉन्च किया करता था, 120 से ज्यादा ई बुक लॉन्च कर चुका हूं, लेकिन इस बार बुक लॉन्च की गई है तो आप इसे पढ़ सकते हैं फिजिकली भी, ठीक है। तो 100% सफलता के लिए है ब्रह्मास्त्र, इसीलिए नाम दिया गया है कि मतलब इसके बाद आपको कोई भी और भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2022 से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इस बुक के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आपके पास बुक भी रहेगी, आप एग्जाम देकर के आना, मैच करा लेना। तो ये बुक अभी के लिए आपको अमेजन पर मिल जाएगी, जल्दी कीजिए, लिमिटेड स्टॉक बचे हुए हैं, ऑर्डर कीजिए। और हाँ, एक चीज और, अगर आपके पास पहुंच गई है तो प्लीज रिव्यू और रेटिंग जरूर कीजिए अमेजन पर जाकर के, जिससे और लोगों को पता चल पाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 7 दिसंबर को। जिस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो ये भी मनाया गया सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ वर्तमान में सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जो कि भी एक यूएन का ही एक संगठन है, एक निकाय है, एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का ही, जो विमानन की सुरक्षा के लिए ध्यान रखता है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। आज दिवस थीम का रिवीजन नहीं करवाएंगे, आज क्वेश्चन ज्यादा है। आगे, हाल ही में किसने लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया? तो इसरो ने दोस्तों अभी हाल ही में लद्दाख के लिए एक स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया है, जिसका नाम रखा गया है जियो लद्दाख। जियो लद्दाख, ठीक है ना। ये आप वो वाला जियो मत समझ लीजिएगा, जियो धन धनाधन वाला, ये जियो लद्दाख वाला जियो है, ठीक है ना। जियो मतलब ये पृथ्वी वाला, धरती वाला। तो यहां पर आप देख पाओगे इसरो जो है ये डेवलप करने जा रहा है स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर लद्दाख। ओके, तो इसके बारे में जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। ये क्या काम करेगा? ये रिमोट सेंसिंग और जो जियो स्पेटिकल टेक्निक है, इसका उपयोग करके जो वहां की स्थानीय डेटाबेस है उसका निर्माण करेगी, ठीक है। तो इसरो की हेल्प करेगा कौन? इसरो की ही जो बॉडी है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसके द्वारा ये किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहला स्काई सफारी, नाइट स्काई सफारी जो है ये बनाया जा रहा है लद्दाख में ही, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे इसरो के बारे में तो आप बेसिक चीजें जो जानते ही होंगे। 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, ठीक है। आगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान उठा?
तो बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान उठा हुआ है, नाम है मैंडूस। मैंडूस, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैंडूस करके है, ठीक है। इसको नाम दिया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे एनडीआरएफ नेवी ऑन स्टैंड बाई इन तमिलनाडु, ये दोनों स्टैंड बाई पर रखे गए हैं तमिलनाडु में। पुडुचेरी में साइक्लोन आने वाला है क्योंकि मैंडूस, ठीक है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल से ये उठा हुआ है 8-9 दिसंबर, यानी आज में और कल में ये इफेक्ट डाल ही देगा अच्छे से। अब इसको नाम तो यूएई ने दिया है, अगला वाला जो तूफान आएगा उसका नाम मोचा होगा और इसको नाम दिया है यमन ने। आपको पता कैसे चला कि अगला वाला तूफान कब आएगा, कौन सा आएगा? तो देखो, कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन कौन सा आएगा ये जरूर पता है। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पर लिस्ट दी गई है और मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी जिक्र किया है कई बार कि पहले ही तूफानों की लिस्ट दे दी जाती है, ठीक है। और जब तूफानों की लिस्ट दे दी जाती है मौसम विभाग को, तो उनके द्वारा जो देश हैं अपने जो ओशियन में, यानी इंडियन ओशियन के आसपास के जो देश हैं, उसमें जो भी तूफान उठेगा ना वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है। नामकरण क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे हम लोग कहाँ से उठा तूफान, कब उठा और ऐसा पिछली बार कब हुआ था उससे कंपेयर कर सके कि पिछली बार आया था तो कितना ये बवंडर मचाया था और इस बार क्या करेगा, ठीक है। तो ये अनुमान लगाने के लिए हम लोग नाम देते हैं। अब ये नाम जो है जितने भी देश रहते हैं उनकी लिस्ट होती है। अपने वाले ग्रुप में है 13 देश और 13 देशों की 13 लिस्ट जारी हुई है। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? मांडूस पर पहुंचे हैं, ठीक है। मांडूस को नाम किसने दिया? यूएई ने। अगला वाला जो होगा वो होगा मोचा, ठीक है। अगर इसी साल आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर जनवरी फरवरी में आएगा तब यमन इसका नाम दिया ही रहेगा, जनवरी फरवरी में आएगा तो मोचा आपको पता लगेगा, ठीक है। और ये मत समझना कि यार दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर तक ये मोचा आ गया तो आ गया, नहीं तो अगली बार जनवरी से हम लोग यहाँ लिस्ट में पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तूफान जब भी आए, अभी अगर इस साल आ गया तब तो ठीक है, जनवरी में भी आता है तो यही नाम रहेगा, मोचा ही नाम रहेगा, ठीक है ना। जब तक पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी तो नहीं होगा। और ये बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज चलता है। अब ये खत्म हो गया तो यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख सकते हैं नाम, बी है, फिर आई है, फिर आई है, फिर एम है, एम है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर क्यू, आर छोड़ दो, एस है। तो अपने ग्रुप में जो जो देश हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है और ऐसे नाम रखे जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल ना? तो आसानी, सितरंग, ये जवाद, इसका नाम किसने किसने दिया यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीना बोलुआर्टे, ये किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? ये बनी है पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट। पेरू जो है 200 वर्षों से वहां पर चल रहा है, मतलब आजाद है एक प्रकार से, लेकिन अभी तक किसी महिला प्रेसिडेंट को नहीं देखा था। अभी वहां पर महिला प्रेसिडेंट मिली हुई हैं तो वो बवाल करके आई हैं। इन्होंने महाभियोग लगवा दिया है। वहां पर डो क्रेस्टिलो थे इससे पहले प्रेसिडेंट, उन पर महाभियोग लगा और वो हटा दिए गए और उसके बाद डीना बोलुआर्टे आई हुई हैं, ठीक है। तो 200 साल से ज्यादा लोकतांत्रिक इतिहास रहा है पेरू का, वहां पर अब पहली महिला प्रेसिडेंट मिली हुई है। पेरू आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप पे कहां पर है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, चाहे इधर से आओ आप अफ्रीका पार करते हुए, चाहे उधर से ही आप मोड़ लेते। तो यहाँ ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही ना इधर आपको ब्राजील के पास इस साइड में दिख जाएगा, बिल्कुल इधर पश्चिम में पेरू। ये जो देश है ना ये है पेरू, ठीक है। इसकी कैपिटल होती है लीमा। क्या होती है? लीमा इसकी कैपिटल होती है। और यहाँ की करेंसी होती है पेरुवियन सोल। क्या होती है? पेरुवियन सोल होती है यहाँ की करेंसी होती है, ठीक है ना। और अभी नए प्रेसिडेंट डीना बलुआर्टे बन गई हैं। अगला, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन गए हैं अभी हाल ही में आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल जो है ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये बन गए हैं नए ग्रैंड मास्टर, जो कि है नंबर के 70वें। देखो, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ना क्या करना होता है, 2500 पॉइंट जो है ये अर्न करना होता है, मतलब कि जीतना होता है, बनाना होता है, स्कोर करना होता है। तो फिर ये इन्होंने स्कोर कर लिया है। तो इसके साथ ही साथ ये 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड को भी हासिल करते हैं। तो फिर इसके बाद ये ग्रैंड मास्टर का पद दे दिया जाता है। तो 2500 येलो अंक ये अभी स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेटर ओपन टूर्नामेंट में हासिल कर लिए हैं। अच्छा, पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर जो हैं उनको भी याद कर लो। 73वें भरत सुब्रमण्यम बने थे, 74वें राहुल श्रीवास्तव बने थे, 75वें पी प्रणव बने थे और 76वें प्रणव आनंद बने थे। ये सब 2022 में बने हुए थे। तो 2022 के ये 5वें रहे, ठीक है। अभी भी 2022 चल रहा है। तो 2022 की ये 5वें ग्रैंड मास्टर हुए आदित्य मित्तल। क्लियर?
ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, तैयार हो गया होगा काफी कुछ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने आपसे कल पूछा था भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी, कोलकाता मेट्रो के रूप में। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आज आपको क्या बताना है, गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, गूगल के बारे में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। वर्तमान में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितना रखा हुआ है, ये भी आप बता दोगे। इसके अलावा मैंने और भी रेट्स बताए थे कल की वीडियो में, आप उनको भी बता सकते हो। इन सब के अलावा आपको वीडियो की क्विज और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। इनको भी आप प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, ये ऐप डाउनलोड करो, बहुत ही शानदार ऐप है, बड़ा मजा देगा आपको, स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। तो जाकर के इसे डाउनलोड करो और फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज प्राप्त करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।